हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है साउंड। साउंड भी बेटा एक एनर्जी की ही फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सेंसेशन करती है हियरिंग की। हमें पता है कि हमारे जो कान है, कानों में पर्दा होता है, वो वाइब्रेट करता है, तब हमें कुछ चीजें सुनाई देती हैं। इसका मतलब वाइब्रेशंस का साउंड के साथ में गहरा संबंध है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये प्रोड्यूस भी ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन से ही होती है। तो सबसे पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज साउंड, तो आप ये लाइन जरूर लिखोगे कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो कि साउंड के रूप में हमें महसूस हो रही है, और ये हम सेंस कर पाते हैं कानों के द्वारा सुनकर। फॉर एग्जाम्पल, प्लकिंग ए रबर बैंड प्रोड्यूसेज साउंड। अगर कोई रबर बैंड है, उसको आपने एकदम से खींचकर छोड़ दिया तो वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट जब करता है तब भी हमें साउंड सुनाई देती है। या फिर कोई मधुमक्खी है, उसकी जो बजिंग की साउंड है वो भी वाइब्रेशन के कारण ही होती है। अब हमें ये देखना है कि ये प्रोपेगेट कैसे होती है, साउंड चलती कैसे है ये। तो बेटा, इसमें क्या होता है कि हमारी जो वातावरण है ना, इसमें वायु के कण हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स जब इन पर जैसे हवा चलती है तो हमें महसूस होती है वो हवा जब चलती है तब। लेकिन जब बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल रुकी हुई है, हवा नहीं चल रही होती है, तब हमें कुछ भी फील नहीं होता। तो ऐसे ही जब साउंड क्रिएट होती है, जब वाइब्रेशंस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इन मॉलिक्यूल्स को दूसरी तरफ धकेलती है। और जब ये धकेलती है तो ये धक्का आगे तक बढ़ता जाता है। वो इस तरह से होता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ ये इतने सारे लोग खड़े हैं। अगर यहाँ पीछे वाला इंसान अगर यहाँ धक्का देगा तो ये आगे वाले को धक्का जाएगा, आगे वाला आगे वाले को, इसको आगे आगे आगे। अगर इसका धक्का जो पुश अगर ज्यादा जोर का है तो हो सकता है यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। तो जहां तक ये हवा के मॉलिक्यूल्स को जितनी दूर तक ये पुश कर पाएंगी, जो वाइब्रेशंस होंगी, उतनी दूर तक ही हमें आवाज सुनाई देने वाली है। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर धक्का दे दिया तो वो उसी पोजीशन में रह जाएगा। एक बार धक्का दिया, आगे वाला उसके आगे पास, उसके आगे वाला उसके आगे के पास, लेकिन पीछे वाला वो वापस अपने ही ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है। इस तरह से ये प्रोपगेट होता है। तो साउंड ट्रेवल्स एज ए वेव्स थ्रू ए मीडियम सच एज एयर, वाटर, सॉलिड्स। इनके थ्रू ही ये प्रोपगेट होगी, चलेगी। का मतलब मीडियम की इसको हर हाल में जरूरत पड़ेगी। वैक्यूम में हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। यही रीजन है कि जहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा, जहां पर कोई मीडियम नहीं होगा, वहां साउंड नहीं सुनाई दे सकती। यही कारण है कि जब कोई आदमी चांद पर खड़ा है तो वहां पर क्योंकि एटमॉस्फेयर में मीडियम नहीं है कुछ भी, तो वो नहीं चल पाते। ये मैंने आपको बता दिया कि डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड। कोई सोर्स ऑफ साउंड होता है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, और फिर वो मीडियम्स के थ्रू हमारे आगे तक चीजें पहुंचते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। प्रोपगेशन ऑफ साउंड में इसमें मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि जब धक्का लगा तो यहाँ तक धक्का गया। इनको बहुत तेज सुनाई देगा, इसको और थोड़ा कम सुनाई देगा, इसको और थोड़ा कम सुनाई देगा, यहाँ तक कम सुनाई देगा, और इनको सुनाई नहीं देगा क्योंकि इनके यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुई है। इसलिए जो कोई भी वाइब्रेशंस यहाँ तक नहीं पहुंची हैं, जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई हैं, जिसके कारण इनको वो चीज सुनाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज सुनाई देने वाली है। और जहां पर ये इकट्ठे होते हैं, पहले इंच ने पुश किया, लेकिन ये वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। फिर अगले ने पुश किया, फिर वापस पहुंच जाएंगे। तो इसके कारण क्या पैदा होता है बेटा? इसके कारण पैदा होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। पहले चीजों को बिल्कुल कंप्रेस हुआ, फिर इन्होंने अपनी उस फोर्स को आगे पास किया, और ये अपने आप में रेयरफेक्शन में आ गए। फिर यहां पर जो पास किया था, यहां पर कंप्रेशन हुआ, इन्होंने आगे भेज दिया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, इसने यहां पास किया, यहां पास किया, यहां, ऐसे पास करते 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 ये आगे बढ़ती चली जाती हैं। और क्या बनाती हैं? कुछ संपीड़न और कुछ विरलन। तो कंप्रेशन, संपीड़न, और विरलन, रेयरफेक्शन। ठीक है, तो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन पैदा होती हैं। यहां हम देखते हैं कि जो ट्यूनिंग फोर्क है, यहां से इसने वाइब्रेट किया तो एकदम से इन्होंने आगे पुश किया। यहां जब ये पुश किया तो वापस से इनको पुश करने के बाद में ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, और ऐसे करते करते पहले आगे वाले को, आगे पार्टिकल्स को धक्का दे दिया, फिर अपने आप वापस आ गए। तो जब वापस आए हैं तो वहां पर ये नॉर्मल पोजीशन में खड़े हैं, वहां रेयरफेक्शन है, वहां लो प्रेशर है। लेकिन जहां पर भिड़ रहे हैं, जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने लग रहे हैं, टकराने लग रहे हैं, वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है। और जहां पर वो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहां कंप्रेशन है, और जहां लो प्रेशर है वहां पर बेटा रेयरफेक्शन है। इसके अंदर हम यही लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्रेशन होता क्या है, कंप्रेशन से बताओ, कंप्रेस करना मतलब एकदम दबाव डालना एक दूसरे के ऊपर, तो कंप्रेस कर दिया गया, वहां पर संपीड़ित कर दिया गया है। जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सीएनजी बनती है, तो वैसे ही काम यहां हो रहा है कि उस गैस को भी कंप्रेस किया गया है। वाइब्रेट किया, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कंप्रेस करने
लग रहे हैं। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। जहां जहां ये कंप्रेशन करने लग रहे हैं वहां पर हाई प्रेशर है, फिर वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं और ये रेयरफेक्शन होता है। तो कंप्रेशन में क्या होगा, हाई प्रेशर की बात करेंगे और आप कहेंगे कि जो एयर है वो कंप्रेस हो जाती है, किसके कारण, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के कारण। जब उनको वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स आगे पुश करते हैं तो वो कंप्रेस करते हैं एयर पार्टिकल्स को। रेयरफेक्शन क्या होगा, व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेट करने लग रहा है, वो जब मूव्स बैकवर्ड्स, वापिस से बैकवर्ड में आ गया है, जब फॉरवर्ड आएगा तो कंप्रेशन देगा, जब वापिस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा बैकवर्ड तो वो रेयरफेक्शन या विरलन होगा। इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। दो चीजें बतानी है कि जब फॉरवर्ड कंप्रेशन हाई प्रेशर, बैकवर्ड लो प्रेशर रेयरफेक्शन। यहां हम इसको इस तरह से दिखाएंगे कि कोई वेव्स चल रही है, साउंड वेव्स, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ कंप्रेशन है, और यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पर रेयरफेक्शन है। तो ये वापिस से फिर आगे वाले को जो धक्का देता है तो वहां पर भी कंप्रेशन बन जाता है, फिर ये अपनी पोजीशन में वापिस आ जाता है, फिर आगे वाले को धक्का दिया जाता है, फिर पोजीशन। तो वही चीजें चल रही है, आगे वाले को धक्का दो वापिस आ जाओ, धक्का दो वापिस आ जाओ। जितनी जोर से धक्का दिया जाएगा उतनी ही दूर जाएगी। इसका मतलब हम जितनी तेजी से आवाज निकालेंगे उतनी ही तेजी से वाइब्रेट होने वाला है सामने एयर मोलिक्यूल्स, और उतनी ही दूर तक वो चीजें जाएगी। अब यहाँ पर एक वर्ड और मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर, वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ को क्या कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे कि जो वेवलेंथ है बेटा, यहाँ इस कंप्रेशन के और इस कंप्रेशन के बीच में, मतलब इस पॉइंट से वापिस से उसी पॉइंट की दिशा पर पहुंचना, यहीं पर पॉइंट पर पहुंचना, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, और जिसे लेमडा से भी डिनोट करते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या होगा, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेयरफेक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है। साउंड वेव्स नीड्स मीडियम टू प्रोपेगेट। मैंने बता दिया कि जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो वो वाइब्रेट करने के लिए बाद में कहां पर वो भेजेंगे, कैसे भेज पाएंगे, वो तो एक दूसरे को भेज रहे हैं, आगे की तरफ पास करने लग रहे हैं। जब कोई डाकिया ही नहीं होगा लेने के लिए तो आगे पास कैसे होगा बेटा। तो इसीलिए मीडियम की बहुत जरूरत होती है। अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको आवाज पहुंचानी है यहां तक, तो बीच में कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, ताकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हम अपने वाइब्रेशंस को आगे तक पहुंचा पाए। तो ये साउंड वेव्स किस तरह से चलती हैं, ये मीडियम्स के थ्रू चलती हैं, और इसीलिए इन्हें मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं बेटा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन मीडियम रीच योर ईयर। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको जो समझा है अभी तक उन अपने विचारों को लिखना। सबसे पहले देखो, वाइब्रेट होगा, पुश करेगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा, ऐसे करते करते आपकी कानों तक पहुंचेगा। कानों में आपके जो कानों के पर्दे हैं उनके अंदर भी क्या होगा, ईयर ड्रम्स के अंदर कंपन होगा। वो कंपन पहुंचेंगे किसके पास में, ब्रेन के पास में, और ब्रेन उन सिग्नल्स को पकड़ेगा और पहचानेगा कि क्या बोल रहा है। अगर किसी के कानों के पर्दे या फिर जिन्हें ईयर ड्रम बोलते हैं उनमें कंपन होना बंद हो जाता है तो आपका दिमाग कोई भी सिग्नल नहीं ले पाता और वहां पर सुन नहीं पाते। तो इसलिए वाइब्रेशंस का होना बहुत जरूरी है, और इन वाइब्रेशंस की मदद से ही हम बोल पाते हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस की मदद से हम सुन पाते हैं। तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम बाय वाइब्रेशंस, इसमें सारी बातें वही लिख रखी हैं, एक बार पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि जो आपने समझा है उसको लिखना कैसे है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। तो वो जब तेज आवाज में बोलती है, जब वो आपके कानों तक पहुंचती है तो आप उसमें भी एक वाइब्रेशन सुनते हो। यहां भी वही लिखना है कि स्कूल बेल स्ट्रक करती है, फिर वाइब्रेट हो जाती है, उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करती है और वो आगे तक आपके कानों तक पहुंचा देती है। कंप्रेशन होता है, रेयरफेक्शन होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ईयर ड्रम तक पहुंचता है और ब्रेन इंटरप्रेट करता है। सेम टू सेम चीजें जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी वही चीजें आपको इसमें लिखनी है, लेकिन बस लिखना कैसे है वो आपको इसमें से पढ़ लेना। यहाँ मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको रिक्वायर होता है एक मीडियम ट्रेवल होने के लिए, वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं कर पाती। यहाँ पर ये जो साउंड वेव्स है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। दो तरह की वेव्स आप पढ़ेंगे यहाँ पे, एक लॉन्गिट्यूडनल जिसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य, और एक होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव
मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाए थे इसके ऊपर। टोनल वेव्स में जिस तरफ पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं उसी तरफ वेव्स की मूवमेंट होती है। जो पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो वेव है वो भी आगे की तरफ ही बढ़ रही है। जबकि अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की, तो ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो वेव्स की मूवमेंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो लैपटॉप की तरफ जा रही है और जो वेव्स हैं वो सीधी आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो इस तरह की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है। इस वाले में आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको आगे धक्का दिया तो यहाँ ये आगे आगे बढ़ता गया। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की ये हम स्टेज देखते हैं इसके अंदर, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। लेकिन जब ये परपेंडिकुलरली आएगा, वेव जो चल रही है परपेंडिकुलर और पार्टिकल चल रहे हैं सीधे, तो यहां पर ये ट्रांसवर्स वेव होती है। लेकिन यहां क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, साउंड वेव्स इसी तरह काम करती हैं और ट्रांसवर्स वेव चलती हैं जो कि लाइट वेव्स चलती है। तो लाइट की किरणें चलती है ना, वो इसकी तरह चलती है, तो उनको लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए सूर्य की किरणें हम तक पहुंच जाती हैं। व्हाट इज ए साउंड बता दिया कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल्स इन ए वेव्स, और इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, यही बताना है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे बेटा एक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ये सब मिलकर आवाज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाती हैं कि आवाज तेज होगी, धीरे होगी, दूर तक जाएगी या पास तक जाएगी, उसकी वेवलेंथ कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, एम्पलीट्यूड कैसा है या फिर स्पीड कैसी है। इन सब से मिलकर ही एक साउंड हमें सुनाई देती है। तो अब हम देखते हैं वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ मैंने आपको पीछे भी बताया कि एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो दूरी होगी वो होगी वेवलेंथ, जिसे लैम्डा की फॉर्म में हम डिनोट करेंगे। और वेवलेंथ जरूरी नहीं है दो कंप्रेशन के बीच में हो, ये दो रेयरफैक्शन के बीच में हम निकाल सकते हैं। वेवलेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन, दो लगातार संपीड़नों या दो लगातार विरलनों के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ, और इसको लैम्डा के रूप में हम डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, क्योंकि हम एक दूरी ही तय कर रहे हैं बेटा, दूरी को ही माप रहे हैं। तो एक किस्म से ये डिस्टेंस ही तो है दो कंप्रेशन के बीच की या दो रेयरफैक्शन के बीच की। तो डिस्टेंस जैसे मीटर में होती है वैसे ही वेवलेंथ भी मीटर में ही होती है। यहां देखो, यहां पर ये बस इतना सा एरिया कवर करना पड़ा इसको, तुरंत दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो चुकी है, फिर दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो चुकी है, फिर अगली वेव स्टार्ट हो चुकी है। तो ये शॉर्टर वेवलेंथ है। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ कब हुई है? जब ये जल्दी जल्दी वहां उस पॉइंट को क्रॉस करने लग रही है, और जब ये काफी देर में लंबी दूरी तय करने के बाद में वापस उस पॉइंट पर पहुंचती है, तो यहां पर इसे बोलते हैं लॉन्गर वेवलेंथ। और ये लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ ये एक और कैरेक्टरिस्टिक से इंक्लूड करती हैं, वो होती है फ्रीक्वेंसी। अगर आप देख रहे हो इसके अंदर, अगर ज्यादा बार वो पहुंच रही है, जल्दी जल्दी पहुंच रही है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो कम होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से, इससे इससे हम डिनोट करेंगे। मतलब एक होता है वी को हम डिनोट करेंगे स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड, और अगर इसको आप टेढ़ा बना दोगे तो इसको हम फ्रीक्वेंसी से हम डिनोट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही एक कंसेप्ट है पिच का बेटा। फ्रीक्वेंसी में क्या है, यहां मैंने बता दिया कि ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है, जल्दी जल्दी, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, और बहुत आराम से वाइब्रेट हो रहा है तो ये लो फ्रीक्वेंसी। और यहीं पर आप वेवलेंथ देख लीजिए, वेवलेंथ उनके दो कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन बीच की दूरी, यहां वेवलेंथ कम है लेकिन यहां वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, तो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही है, मतलब वो टाइम से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर आप कह सकते हो न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, NEU, न्यू, न्यू बोल देते हैं इसको, 1 अपॉन टी, मतलब जितना टाइम दे रखा ना 1 अपॉन टी कर दीजिए, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल दोगे। पिच क्या है? पिच ऑफ ए साउंड रेफर्स टू हाउ हाई और लो साउंड सीम्स टू ए लिसनर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। मतलब जो लिसनर है वो सुन रहा है तो उसको तेज सुनाई दे रहा है या फिर हल्का।
दूसरी हम देखेंगे एक एम्पलीट्यूड आएगा, उसमें भी हम तेजी वाली बात करेंगे। यहां हम बात करेंगे पेनिंग, बिल्कुल पतली जो आवाज होगी, वो एक बहुत तेज आवाज होती है, बिल्कुल पतली सी। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और उसकी पिच भी हाई है। और एक होती है मोटी आवाज, तो वहां उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाती है। तो पिच के आप डेफिनेशन लिख देना कि कितनी वो ध्वनि ऊंची है या फिर वो नीची है। ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करती। अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपको असर्शन और रीजनिंग में दे सकते हैं, और वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट होंगे और डिफरेंट कंडीशंस होंगी, तो वो वाइब्रेट भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर करेंगे टू प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ डिफरेंट पिच। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज डिफरेंट है तो वो वाइब्रेट भी डिफरेंट तरीके से करेगा, और डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट कर रहा है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करेगा, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है तो बेटा उसकी जो पिच होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर ऐसी कोई लाइन है तो वो उसको आप ट्रू मानना। अगर यहां पर डिफरेंट को कह दे कि भाई नहीं डिफरेंट नहीं होती है, सेम ही रहेगी, तो वहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हाई पिच और लो पिच, फ्रीक्वेंसी यहां पर लो है तो लो पिच है, फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ बड़ी है, वही चीज है यहां पर। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड और लाउडनेस पर। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस, कितनी तेज आवाज है, लाउड है। एक लाउड है और एक पैनी होती है, इनमें अंतर होता है। तो एम्पलीट्यूड वो डिटरमाइन करेगा कि लाउडनेस कितनी है। ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड इक्वल होता है इसके। एम्पलीट्यूड होता क्या बेटा, देखो वेवलेंथ तो ये है, पता लग गया आपको। फ्रीक्वेंसी ये है कि कितनी देर में जल्दी जल्दी आ रही है, और एम्पलीट्यूड है अगर ये एम्पलीट्यूड इतना ऊंचा जाकर और फिर नीचे जाकर आता तो इसका एम्पलीट्यूड इतना होता, इतनी लाउड होती। लेकिन अगर ये इतना सा यहां पर आ जाता तो इसकी लाउडनेस इतनी होती। ठीक है, तो ये जो है यहां पर ये होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के बारे में आप लिखोगे क्या, इतना ही लिखना है कि एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस, और इसके साथ में आप इस तरह से एक वेव बनाकर दिखा देना, और यहां पर ऐसे करके लिख देना ये है जी एम्पलीट्यूड, यहां है एम्पलीट्यूड। अगर वेवलेंथ आ जाए तो ऐसे ही वेव बनाना और उसके बीच की दूरी पर लेमडा लिख देना। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो बता देना हाई फ्रीक्वेंसी कौन सी है और लो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऐसा बनाकर दिखा देना। ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड यहां पर क्वाइटर है लेकिन यहां एम्पलीट्यूड लाउडर है। टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड वेव क्या है, टाइम पीरियड है कि दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन को होने में कितना समय लगा। एक बार यहां से वेव चली है, यहां पर कंप्रेशन बनाया है, वापस नीचे आई है, उसके बाद में फिर रेयरफैक्शन बनाया है, फिर वापस से आकर उसने यहां कंप्रेशन बनाया। तो इस कंप्रेशन के यहां से शुरू होने के यहां तक आने में उसको कितना समय लगा, या फिर दोबारा से रेयरफैक्शन बनने में कितना समय लगा, वो बताएगा कि वो टाइम पीरियड इतना है। टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अगर मैं इस फिक्स्ड पॉइंट को यहां से लेता हूं तो यहां से वापस ये आधा चक्कर पूरा हुआ है, वापस इस पॉइंट पर कब आए हैं, तो इसमें कितना समय लगा, यहां से यहां तक में कितना समय लगा है, तो वो भी क्या होगा, टाइम पीरियड होगा बेटा। और जो वेवलेंथ है वो इसके बीच की दूरी है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी है, और जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो इसको इस रास्ते को देखेगी कितना टाइम लग रहा है उसको यहां तक आने में। तो टाइम पीरियड में ये आ गया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वेवलेंथ टू पास वन वेवलेंथ। वेवलेंथ देखो ये वन वेवलेंथ ही तो है, तो एक वेवलेंथ को पास करने में कितना समय लगने लग रहा है। यहां से वो दूसरी वेवलेंथ शुरू हो चुकी है, यहां से दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, तो दूसरी वेव में कितना समय लग रहा है, वो भी उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। क्वालिटी, द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस। अगर दो साउंड की सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, फिर भी उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि वो हमें सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। जब हम किसी होटल पर हम देखते हैं कि बहुत सारे, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, तो हो सकता है ना कि दो इंस्ट्रूमेंट की सेम पिच और सेम लाउडनेस हो, लेकिन फिर भी हम उनकी क्वालिटी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये आवाज उसकी है और ये आवाज उस इंस्ट्रूमेंट की। तो ये उस क्वालिटी या फिर टिम्बर पर काम करेगा। तो यहां पर ऐसे वर्ड देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है कि टिम्बर, टिम्बर का मतलब है स्वर गुण, गुणवत्ता, ध्वनि की गुणवत्ता कैसी है। सेम पिच और सेम लाउडनेस होने के बाद भी वो हमें क्वालिटी के बेस पर हम उसको पहचान पाते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट की आवाज को। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है ना कि वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब पर डिपेंड करने वाली है। कितनी जल्दी कुछ कोई काम हो रहा है तो स्पीड तेज है, कितनी देर में काम हो रहा है तो उसकी स्पीड कम है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ गई ना, टाइम पीरियड भी आ गया, तो वेवलेंथ भी आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आएगी तो वेवलेंथ भी आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड में कौन से फैक्टर काम आते हैं। तो सबसे पहले आप साउंड को भूलकर केवल स्पीड की बात करो, केवल गति की बात करो। तो गति होता क्या बेटा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन
टाइम, कितनी दूरी तय की कितने समय में, यही तो होता है ना। तो यहां जब हम साउंड की बात करेंगे, यहां पर जो डिस्टेंस बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि दो कंप्रेशन के बीच में जो हमने लैम्डा लिखा था, जो वेवलेंथ लिखा था, वही तो दूरी तय कर रहे हैं यहां पर। तो इस लैम्डा को, इस दूरी को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है, वही डिटरमाइन कर देगा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। ओके, तो डेफिनेशन में देखो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ स्पीड किसी कार की नहीं है, किसी ट्रक की नहीं है, यहाँ साउंड की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जो चीजें हम पूछ रहे हैं, तो हम साइंस की भाषा में बात करेंगे। तो साइंस की भाषा में डिस्टेंस का मतलब यहाँ क्या है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी हम इसमें जोड़ देंगे डिस्टेंस को बताते टाइम। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिफाइंड एट द डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑन ए वेव, एक वेव में जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को तय करने में जो समय लगा है, उसको कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड। एज इट मूव्स अवे, जितनी ये दूर जाएगी, मतलब सोर्स ऑफ साउंड यहां है और सोर्स ऑफ साउंड यहां है, तो जितनी इससे दूर जाओगे तो वहां पर उसकी लाउडनेस है वो कम होती चली जाएगी, और लाउडर साउंड अगर ज्यादा तेज बोलोगे तो वो दूर तक जाएगी। तो ये भी उसकी स्पीड में हेल्प करते हैं कि स्पीड से हम बताते हैं कि भाई स्पीड तेज है, लाउडनेस कितनी है, पिच कैसी है, ये सब डिटरमाइन करेंगे कि वो हम तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड में वेरीज विद मीडियम, अलग अलग मीडियम में उसकी जो स्पीड होगी बेटा वो अलग अलग होगी। जैसे ये फास्टर होती है सॉलिड में, स्लोअर होती है गैस में। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मोलिक्यूल्स होते हैं ना, मोलिक्यूल्स हवा में मोलिक्यूल होते हैं, और ये इन्हीं को तो पुश करते हैं। अगर ये मोलिक्यूल बिल्कुल पास पास होंगे तो ज्यादा जल्दी ये पास कर देंगे वाइब्रेशंस को, लेकिन अगर थोड़ी दूर दूर होंगे तो इनको पास करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं बेटा, क्योंकि गैस में बहुत दूर दूर होते हैं इसके मोलिक्यूल, तो इसकी जो स्पीड है गैस में और कम हो जाती है। तो पार्टिकल सबसे कम दूरी पर होते हैं, सबसे पास पास होते हैं सॉलिड्स में, इसलिए जो सॉलिड्स में साउंड की जो स्पीड होती है बेटा वो फास्टर होती है। सबसे ज्यादा है सॉलिड में, फिर है लिक्विड में, और फिर है गैस में। क्वेश्चन भी आता है इसमें कि किस में सबसे पहले आवाज सुनाई देगी आपको, इसमें स्पीड तेज होगी। तो यहां पर जैसे सॉलिड्स की बात है तो देखो 6420 मीटर प्रति सेकंड, 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960, आयरन में 5950, जबकि वाटर में 1531, इथेनॉल में 1207। और हम गैस की बात करें, एयर की बात करें, तो देखो 346, 965, 316 ऑक्सीजन के अंदर, इतनी स्पीड है। तो हमें पता लग रहा है ना कि गैस में कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा, और सॉलिड में उससे भी ज्यादा है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कई बार आप जब अपने बेंच पर ढोल बजाते हो ना, ड्रम से टाइप में, दूसरा बच्चा कान लगाकर सुनता है और उसको वो आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। या फिर आप किसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, तो जब मेट्रो आ रही होती है तो मेट्रो बहुत दूर होती है, लेकिन उसकी पटरियों में आवाज पहले से सुनाई दे जाती है, जबकि वैसी आवाज उस मेट्रो की नहीं आई है, वो हवा के थ्रू है, वो कानों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जो पटरी के अंदर जो वाइब्रेशंस है वो हमारे कानों तक जल्दी पहुंच गई, क्योंकि वो सॉलिड के थ्रू आई है वो आवाज। और जो हमारे कानों तक हवा के थ्रू आनी थी वो लेट में आती है, जब वो ज्यादा पास आ जाती है। फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड अभी मैंने बताया था ना ऊपर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ साउंड होगी वेव लेंथ अपॉन टाइम। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि 1 अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं इस वेवलेंथ को लेमडा, टाइम को टी ऐसा लिख सकता हूं ना, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लेमडा इंटू 1/टी। तो लेमडा अपॉन स्पीड ऑफ साउंड को मैं वी लिख देता हूं, तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू नहीं लिख सकता मैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, बताओ, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ साउंड वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी भी होती है। कैसे निकला, आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम से याद रखना है, वेवलेंथ को लेमडा लिख दो अपॉन टाइम, और 1/टी को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, तो आप वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी में इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, कि जो साउंड वेव है इसकी स्पीड वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से कैसे संबंधित है। तो वो जो फार्मूला मैंने लिखा था वो आएगा, वो कैसे संबंधित है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर ये कह दे कि बताओ स्पीड ऑफ साउंड वेवलेंथ और टाइम पीरियड से कैसे संबंधित है, तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू लेमडा अपॉन, ओके। ये इस तरह से आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें ये फार्मूला काम आएगा बेटा। जैसे यहां पर एक न्यूमेरिकल आ गया है, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे न्यू लिख देता मैं, न्यू लिख देता हूं मैं 2 किलोहर्ट्ज, और इसको हर्ट्ज बनाएंगे हम, क्योंकि हर्ट्ज में होती है ऐसा यूनिट, तो 2000 हर्ट्ज लिख दो। एंड वेवलेंथ लेमडा, लेमडा दे रखा है 35 सेंटीमीटर, इसको बेटा मीटर में बनाना है हमें, तो 35/100 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल
1.5 किलोमीटर। वेवलेंथ नहीं है, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, तो इन्होंने डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम हमें निकालना है और हमें इसका मतलब स्पीड की जरूरत पड़ेगी ना, कि स्पीड का अगर हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाएगा कि टाइम क्या है, डिस्टेंस में दे रखा है। तो यहां से हम निकालेंगे कि साउंड की स्पीड क्या थी, स्पीड ऑफ साउंड। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, लैम्डा इंटू, तो 2000 को 35/100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आ गया है ये 700 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड हमारी निकल गई है। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। जो जो ये पूछ रहा है वैसे वैसे कर लो, क्या मुश्किल है क्या? अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है स्पीड ऑफ साउंड का, और लैम्डा भी दे दिया है, म्यू भी दे दिया है, आपने यूनिट चेंज कर दी है, तो मल्टीप्लाई तो करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड ऑफ साउंड पता लग गया। जैसे ही स्पीड ऑफ साउंड पता लगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, बोल रखा है 1.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है हमने निकाल लिया है 700 मीटर। और 1.5 किलोमीटर को मीटर में बनाओ पहले तो, क्योंकि 700 मीटर में है, यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो 1.5 किलोमीटर को भी मीटर बनाओ। तो 1.5 गुना में 1000, तो इस दशमलव को मैं हटा देता हूं डेसिमल को, तो 700 गुना में 10 कर दिया मैंने, इस डेसिमल को हटा के यहाँ नीचे 10 लिखा, तो 2 जीरो से 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो गई, ऊपर 15 है, नीचे 7 है। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा 2.14 सेकेंड। तो इसको रीच करने में 2.14 सेकंड लगने वाले हैं। कहां तक पहुंचने में, 1.5 किलोमीटर तक जाने में, जब स्पीड ऑफ साउंड 700 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो जो जो इन्होंने पूछा था वो हमने लिख दिया। अब ये जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उनका मैंने यहाँ पर टेबल के रूप में समराइज किया है। लास्ट वाले दिन आप ऐसा करना, पीछे भले ही ना पढ़ो, इस टेबल को पढ़ लेना कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना, एक ही फॉर्मूला याद रख लो स्पीड ऑफ साउंड से, उसी से सारी चीजें निकल जाएंगी। फ्रीक्वेंसी को याद रख लेना बस, कि ये फ्रीक्वेंसी 1/T होता है। इससे आपको और आसानी हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड से रिलेट करने में। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल क्या है बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर देखो वेवलेंथ हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है 220 हर्ट्ज, पहले से ही हर्ट्ज में है, कुछ चेंज नहीं करना। स्पीड इन्होंने दे रखी है 440 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में पहले से ही है, कुछ चेंज नहीं करना। अरे भाई अभी हमने बताया ना कि स्पीड क्या है, लैम्डा इंटू म्यू, तो लैम्डा निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, v के अपोन में म्यू कर दो और लैम्डा कर दो, मतलब स्पीड 440 है और म्यू कितना है 220 है, ये क्या निकल जाएगा लैम्डा 2 आ गया, 2 मीटर। यहां मीटर जरूर लिखो, इसकी यूनिट जरूर लिखो बेटा, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस ही तो है, तो मीटर में इसकी यूनिट होती है, तो 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आपने कभी पहाड़ों में अपनी आवाज गूंजते हुए सुनी है, या खाली कमरे में तालियां बजाने पर आवाज की गूंज महसूस की है? ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि के परावर्तन के उदाहरण हैं। आज हम इसके नियम को प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे। यहाँ से साउंड वेव अपरेटस पर फॉल करती हैं, जिसे इंसिडेंट साउंड कहा जाता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वेव डिटेक्टर, यहाँ पर मैंने माइक लिया है, उस तक पहुँचती हैं, जिसे रिफ्लेक्टेड साउंड कहा जाता है। जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, वैसे ही जब हमने घड़ी को 30 डिग्री पर और माइक को 30 डिग्री पर रखा तो हमें ये आवाज सुनाई दी, और जैसे ही घड़ी को 40 डिग्री पर रखा तब हमें माइक में कोई भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि माइक 30 डिग्री पर रखा था। लेकिन घड़ी की रिफ्लेक्टेड साउंड माइक में फिर से रिकॉर्ड हुई जब वह 40 डिग्री पर रखा गया। सोर्स ऑफ साउंड यहाँ है, तो यहां से लेकर उतना ही एंगल बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, जितना एंगल यहां पर ये इंसिडेंट एंगल बना रही थी। इको मैंने बता दिया है कि आवाज जो है वो टकरा कर वापिस आती है, यहां से बोला है, यहां से टकरा कर और वापिस आएगी। और इसके लिए एक चीज याद रखना कि आप कम से कम उस जो रिफ्लेक्शन वाली जो साउंड है जहां से टकरा कर वापिस आने वाली है, वो कम से कम 17.2 मीटर आपकी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से है कि जो इको आप टकराए हैं, टकरा कर वो वापिस आएगी। तो इको में क्या है बेटा, पहले वो आवाज गई है और फिर वापिस आई है, तो इसमें कितना टाइम लगा उसके बेस पर हम डिस्टेंस भी पता लगा लेते हैं। इसीलिए सोनार सिस्टम है, जो नाव वगैरह में लगाते हैं ना, शिप वगैरह में लगाते हैं, तो ये दिखाने के लिए भी जो बेस है वो कितनी दूर है, कितना गहरा है यहाँ पर समुद्र, तो वहां से वो आवाज को छोड़ते हैं। आवाज छोड़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापिस आने में कितना समय लगा, तो उसको पता लग जाता है कि इसकी दूरी कितनी है हमारे से, जो बेस है इसका शिप का।
तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है, ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ, मतलब एक व्यक्ति चट्टान के पास ने ताली बजाता है और 2 सेकंड के बाद उसकी गूंज उसको सुनाई देती है। तो मतलब एक चट्टान तक वो गई है आवाज और वापस आई है, तो उसमें जो टाइम लगा है वो है 2 सेकंड का, और जो स्पीड दे रखी है उस साउंड की वहां दे रखी है 346 मीटर प्रति सेकंड, वी दे रखा है बेटा। तो आपको ये बताना है कि वो जो आदमी है वो कितनी दूर खड़े होकर वो ताली बजा रहा था जिसको वापस सुनाई देने में 2 सेकंड लगे थे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पता लगाना है कि हमें स्पीड ऑफ साउंड पता है, हमें टाइम पता है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 346, और टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड। तो 346 को बेटा 2 से गुना कर दो, तो हमें क्या पता लग जाएगा? डिस्टेंस पता लग जाएगा। 692 इसका आ जाएगा आंसर। तो 692 आया है, कहां से कहां तक बेटा? ये आवाज यहां गई है और वापिस आई है, वहां तक पहुंचने में टाइम लगा है 2 सेकंड का, और ये दूरी तय करने में लगी है इसको 692 मीटर। लेकिन ये पूछ रहा है कि वो आदमी उस चट्टान से कितनी दूर खड़ा है। ये जो डिस्टेंस निकली है ये निकली है कि वो आवाज यहां गई थी और वापस पहुंची है इसके पास 2 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस दोनों बार जाने वाला और आने वाले को मिलाकर है। तो डिस्टेंस अगर खाली निकालनी है किसके किसके बीच में? उस व्यक्ति के और चट्टान के बीच में, तो हम क्या करेंगे? इस 692 को 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमें बस एक बार यहां से यहां तक जाने की बीच की निकालनी है, वापिस आने का नहीं निकालना। तो जितना जाने में लगा था उतना ही आने में लगा हुआ इसमें, तो हाफ कर देते हैं, तो हमें एक साइड का पता लग जाएगा कि डिस्टेंस कितनी थी। तो जो उसकी दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 346 मीटर। ठीक है, एप्लीकेशन है साउंड रिफ्लेक्शन का। एक तो मैंने अभी बता दिया था कि जो सोनार सिस्टम लगा हुआ है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भेजता है नीचे और फिर पता लगाता है कि कितनी देर में वापस आया है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि उसकी गहराई कितनी है। एप्लीकेशन ऑफ साउंड दूसरा क्या? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज करते हैं, वो भी जो साउंड की रिफ्लेक्शन है उसी को सुनते हैं और फिर बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मेगाफोन, और इसके अलावा ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में कहां यूज हो रहा है कि इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को देखते हुए हम यहाँ पर जो ऑडिटोरियम की जो छत है वो थोड़ी सी गोलाई में बनाते हैं, सीधी नहीं बनाते, क्योंकि सीधी बनेगी तो वो आवाज टकराकर नीचे नहीं आएगी, तो थोड़ा कर्व होता है उसके अंदर, तो ताकि टकराकर और वो उन कुर्सियों तक आवाज आसानी से पहुंचती रहे, तो उसका डिजाइन वैसा ही हम बनाते हैं। ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये भी पूछ लेते हैं, सीधा सीधा एक नंबर में आएगा कि व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो आपको लिखना है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिखाओ, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज लिखाओ, इसी के बीच की आवाज आप सुन पाते हैं। कुछ होती हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड होती है बेटा 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवाजें, और इंफ्रासाउंड होती हैं 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें। मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक तो हम सुन पाते हैं, इसके बाद में शुरू होती हैं अल्ट्रासाउंड, और इससे पहले शुरू होती हैं इंफ्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड का, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव होती हैं जो टकराकर वापस आती हैं, क्योंकि अगर कोई बीच में अगर किसी ऑर्गन को देखा हमने और ऑर्गन के अंदर अगर कोई स्टोन है तो स्टोन को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो वहां से टकराकर वो वापस जल्दी आ जाएगी, तो पता लग जाएगा यहाँ से आवाज टकराकर वापस आने लग रही है, तो उसी से पता लग जाएगा कि इसके बीच में है कितना, कितने जिस जिस एरिया से जो वेव्स टकराकर वापस आ रही है, तो उससे हमें उसकी मोटाई भी पता लग जाती है। तो अल्ट्रासाउंड इस तरह से डॉक्टर यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी का हार्ट के स्ट्रक्चर में विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं, इको बोलते हैं जिसको, और इसको एबनॉर्मलिटी की भाई ठीक से धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा, वहां भी हम उसकी जो साउंड की रिफ्लेक्शन है अल्ट्रासाउंड की मदद से हम उसको देखते हैं। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड मैंने अभी बताया कि 20 हर्ट्ज से नीचे क्या है इंफ्रासाउंड, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है अल्ट्रासाउंड। एनिमल्स जो होते हैं बैट और डॉल्फिन, ये अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, जो चमगादड़ है और जो डॉल्फिन है। साउंड पोल्यूशन, जो कि अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड होती है, जो कि डिस्टरबेंस कॉज करती है और हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लमेटिक बनाती है, हेल्थ के लिए भी कंसर्न है। तो बेटा इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिया है। आपकी रैपिड रिवीजन के लिए जो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 से, हमने 11 तक कंप्लीट हो कर चुके हैं हम, और यही 11 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वें चैप्टर में तो बिल्कुल ही कुछ गिनी चुनी चीजें ही आती हैं, वो तो रटने की चीजें हैं। मेरे पास अगर मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए वीडियो बना दूं तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा, या तो मैं एक न्यूमेरिकल की वीडियो बनाने वाला हूं। अगर मैं न्यूमेरिकल की वीडियो बीच में नहीं बना पाता हूं तो फिर मैं आपकी लाइव क्लास में न्यूमेरिकल्स को लूंगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, रिवीजन कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि यही वो टाइम है, उसके बाद में आपको ये समय नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।